अच्छा, तो जिस तरह हम अभी पीड्स की ख़त्म करके, जिसका फार्मूला आपको पता था ANP फीड्स था, इसी तरह अब हम जो थे ख़त्म करने जा रहे हैं वो है ओप्स। फीड्स को निकाल दें साइड पे और स्पेसिफिक पीड्स के लिए ANP को वैसे रखें जो हमने पीड्स में पढ़ी थी, उसके साथ जो जर्नल में हमने पढ़ी थी ओप्स की GPA उसको ऐड कर लें। तो GPA प्लस पीड्स की ANP वाला हिस्सा ऐड करें तो ये ओप्स की बन जाएगी हमारे पास उसकी हिस्ट्री। तो GPA में आप पूछ सकते हैं कि कितनी बार, और वो जैसे उसमें जर्नल में डिस्कस किया था कि आप कितनी बार हामला हुई हैं और आपके माशाल्लाह से कितने बच्चे हैं। अगर वो कहती है जी मैं 4 बार हामला हुई हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं, फिर ए तो पूछने की जरूरत ही नहीं है अबॉर्शन वाली। अगर वो कहती है कि जी मैं 4 बार हामला हुई हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, तो फिर ऑप्शन आ जाती है अबॉर्शन की पूछने की कि आपके 2 बार जो हमल ज़ाया हुआ है वो किस वजह से हुआ है, और दोनों बार एक ही वजह से ज़ाया हुआ है हमल या मुख्तलिफ वजूहात से ज़ाया हुआ है। अगर मुख्तलिफ वजूहात होगी तो प्रोग्नोसिस गुड होगी। अगर एक ही वजह से बार बार हमल ज़ाया हो रहा है तो उस इलाज की जो प्रोग्नोसिस होगी वो ज़रा वीक या बैड होगी। तो ये GPA प्लस फिर ANP हमने पूछना है, ठीक है। ANP जैसे हमने पहले पढ़ा था एंटीनेटल, नेटल और पोस्ट नेटल। एंटीनेटल के लिए हम पूछ लेते हैं कि दौरान हमल आपको कोई ब्लड प्रेशर तो नहीं था, कोई शुगर तो नहीं थी, कोई और बीमारी तो नहीं थी, उसके लिए कोई दवाइयाँ ली थी उनका रिकॉर्ड है, कोई छोटी मोटी सर्जरी तो नहीं हुई थी, खून लगवाया था या नहीं लगवाया था, या फिर आपने खून दिया था, खुद खून की कमी तो नहीं हुई थी आपको, आपने एक्सरे करते वक्त शीट लगवाई थी, या फिर आपने रेगुलर चेक करवाए थे, अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया था। ये एंटीनेटल। जैसे नेटल का फिर आपने पूछ लेना होता है, जैसे आपको पहले भी बताया था उसमें पीड्स में, कि आपका दौरानिया हमल कितना था, ठीक है, कितने महीनों का हमल था, आप ये पूछ लें आपका कितने महीनों का हमल था, और जब से दर्दें शुरू हुई और बच्चे के पैदा होने तक का दौरानिया कितना था, घर में हुई थी या अस्पताल में हुई थी, बड़ा ऑपरेशन हुआ था या नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, और फिर डिलीवरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई मसला तो नहीं हुआ था, आपको खून की बोतलें तो नहीं लगी थी, डॉक्टर लोगों ने कुछ कहा तो नहीं था आपको। तो ये सब नेटल में आ जाएगा, जैसे पहले डिस्कस हो चुका हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और इसी तरह आखिर में पोस्ट नेटल का भी आप पूछ लेंगे कि बच्चा आपने जो पैदा हुआ था उसने पहला सांस कब लिया था, नीला पीला तो नहीं था, चोट तो नहीं लगी हुई थी, बेहोश तो नहीं था, या फिर उसको शुगर तो नहीं थी, वजन तो ज्यादा नहीं था उसका, और उसने पहली खुराक कब खाई थी और उसी वक्त आपको दे दिया गया था या नर्सरी में लेके गया। तो ये हमारी ऑब्स की हिस्ट्री हो जाएगी। यानी जैसे ANP उठा लेना हमने पीड्स वाला, फीड्स छोड़ देना। फीड जो है वो स्पेसिफिक फार्मूला फॉर पीड्स ओनली। ANP प्लस GPA अगर हम उठा लेंगे तो ये आपकी ऑब्स की हिस्ट्री बन जाएगी। स्पेसिफिक की बात करूं, उसके बाद आ जाते हैं हम जनाबे आला गायनी की हिस्ट्री में। गायनी में 2 चीजें ज्यादा होती हैं, जैसे एमेनोरिया या मेनोरेजिया, ठीक है। इसमें डिस्चार्ज भी हम मेनोरेजिया के अंदर ही डाल देंगे। तो पहले हम एमेनोरिया को करते हैं, फिर मेनोरेजिया को करते हैं। इस तरह हमारी गायनी की हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। तो गायनी में आपने जब एमेनोरिया की करनी है तो आपने ये देखना है कि उसको प्राइमरी एमेनोरिया है या सेकेंडरी एमेनोरिया है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो प्राइमरी एमेनोरिया ये है कि कभी हुए ही नहीं माहवारी, जिंदगी में कभी माहवारी नहीं हुई, तो ये प्राइमरी एमेनोरिया हो जाएगा। इसके लिए हो सकता है उसको टर्नर सिंड्रोम हो, जिसे हम 45X हो के उससे भी जानते हैं, टर्नर सिंड्रोम हो या कोई और बीमारी हो, उसके लिए हम उसकी कैरियोटाइपिंग कराएंगे जेनेटिक स्टडी के लिए कि कहीं वो मसला तो नहीं है। अगर वो नहीं है, हो सकता है उसको रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम हो या PCOD हो, ठीक है, कोई भी इस तरह के, उसके लिए हम सीरम FSH LH लेवल करवा लेंगे। प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है उसे, तो इनके लिए हम सीरम FSH LH वगैरह करवा लेंगे। हो सकता है इनमें से भी कुछ ना हो, उसको कोई वजाइनल सेप्टम बना हो या हाइमेन उसकी इम्परफोरेटेड हो, उसकी वजह से मेंसेस नहीं हो रहे, तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड कर लेंगे। तो ये है प्राइमरी एमेनोरिया की कॉज देखने के लिए बेसिकली उसकी कैरियोटाइपिंग करवा ली जाती है। अगर कैरियोटाइपिंग नहीं पता लगता तो सीरम FSH या LH और जो है बाकी अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा कर देख लेते हैं। उसके लिए जिसको जिंदगी में कभी हुई ही नहीं माहवारी,
अगर वो कहती है नहीं जी मुझे अच्छी वाली माहवारी होती थी, डॉक्टर साहब ये पिछले 6 महीने थे, 8 महीने से 9 महीने हुए मुझे माहवारी नहीं हो रही, दिस इज सेकेंडरी एमेनोरिया। अब सेकेंडरी एमेनोरिया के लिए आपने 4 चीजें देखनी होती हैं, वेदर शी इज प्रेग्नेंट और नॉट, वेदर शी इज टेकिंग स्ट्रेस और डूइंग हैवी एक्सरसाइजेस, और वेदर शी हैज शिहान सिंड्रोम, पोस्टपार्टम हेमोरेज, और वेदर शी हैज एशरमैन सिंड्रोम। तो इसमें ये 4-5 चीजें पूछने के लिए आप क्या करेंगे, अच्छा जी वो प्रेगनेंसी सबसे पहली चीज होती है कि वेदर कहीं प्रेग्नेंट ही ना हो तो आप परेशान हो रहे हो, सेकंड जिसे कहते हैं जेस्टेशनल एमेनोरिया वो ही ना हो, तो उसके लिए आप उससे सवाल पूछ सकते हैं कि क्या सुबह उठ के आपका सर भारी होता है, आंखों में यानी दर्द होता है और आपको मतली आती है, उल्टी आती है सुबह सुबह उठ के, जो निशानी है प्रेगनेंसी की। अगर वो कहती है हाँ तो फिर आपने कभी अपना प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाया, वो मीन्स बीटा एसिड चेक करवाया, आपने प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाया, तो ये हो गया प्रेगनेंसी की हिस्ट्री। फिर आप वो कहते हैं नहीं जी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होता और मैंने प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाया वो नॉर्मल है, तो आप कहीं घर में आपकी कोई टेंशन तो नहीं चल रही, जिंदगी में आप स्ट्रेस तो नहीं लेती, कोई घर के हालात कैसे हैं या कोई किसी चीज़ की परेशानी तो नहीं है आपको। कहती नहीं जी हम जी खाते पीते हैं अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब अमन शुक्र है। फिर आप पूछने कि आप कोई ऐसी हैवी एक्सरसाइज तो नहीं करती, स्पोर्ट्स में हिस्सा तो नहीं लेती, मैराथन रनर तो नहीं है या एथलेटिक तो नहीं है, कोई जंपिंग तो नहीं करती, किसी किस्म का भी स्पोर्ट्स तो नहीं करती, साइकिलिंग या एक्सेट्रा। जब ये सब कुछ हो जाएगा आपका क्लियर, तो फिर आपने हो सकता है कि वो वेदर 3-4 बच्चों की माँ हो, और जब पिछली लास्ट डिलीवरी जब फिर हम उनसे पूछेंगे कि आपकी जो लास्ट डिलीवरी हुई थी उसमें आपको खून की बोतलें तो नहीं लगी थी, जिससे जाहिर हो जाएगा कि पोस्टमार्टम हेमोरेज हुआ था उसे कि नहीं हुआ था। हो सकता है उसे पोस्टमार्टम हेमोरेज हो, ठीक है, उसकी वजह से शिहान सिंड्रोम हो गया और जिसकी वजह से ना हो रही हो तो ओके। और उसके बाद हम पूछ सकते हैं कि जो आपकी लास्ट डिलीवरी हुई थी उसमें अगर खून की बोतलें नहीं लगी थी तो क्या वो बड़ा ऑपरेशन तो नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मैं आपको पहले बता चुका हूँ एशरमैन सिंड्रोम हो जाता है कि भाई यूट्रस की जो है ना एडहेशन हो जाती है किसी नेबरिंग ऑर्गन के साथ, ठीक है। तो ये पूछ लेना है कि भाई वो आपको लास्ट टाइम जो डिलीवरी हुई थी अगर खून की बोतलें लगी थी तो शिहान, अगर नहीं लगी थी तो आपकी वो बड़ा ऑपरेशन तो नहीं हुआ था यानी सर्जरी तो नहीं हुई थी जिसकी वजह से एशरमैन सिंड्रोम। तो ये हमारी कंप्लीट हिस्ट्री हो जाती है जी एमेनोरिया की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब आ जाते हैं मेनोरेजिया में। मेनोरेजिया में ये देखना होता है कि माहवारी में खून ज्यादा आ रहा है, तो आपने पहले वही जनरल से शुरू करना है कि आपको माहवारी आपके कितने दिन की होती है आपकी माहवारी कितने दिन की होती है, 21 की, 22 की, 23 की, उससे पता लग जाएगा पोलियो या ओलिगो। फिर आपने पूछ लेना है कि आपको खून कितने दिन आता है, 2 दिन 3 दिन, उससे भी आपको पता चल जाए। फिर आपने पूछ लेना है दिन में आप पैड कितने बदलती हैं, उससे भी आपको पोलियो और ओलिगो का पता चल जाएगा। फिर आपने पूछ लेना है कि आपको जो खून निकलता है माहवारी होती है उसमें दर्द कितने दिन तक होती है, तो वो कहेगी दर्द तो होती है, आप पूछेंगे माहवारी के दौरान दर्द होती है, वो कहेगी होती है। फिर आपने पूछना है कि दूसरे तीसरे दिन दर्द घटने लग जाती है या वैसे ही रहती है या बढ़ जाती है। अगर घटने लग जाती है इट्स ए नॉर्मल फिनोमेना, अगर बढ़ने लग जाती है देन इट इंडिकेट्स कि दूसरे तीसरे दिन तो दर्द घटनी चाहिए, वो बढ़ रही है, देन इट इंडिकेट्स एंडोमेट्रियोसिस। और अगर वो कहती है लेबर लाइक पेन आ रही है तो इसका मतलब उसने कोई IUCD वगैरह डलवाई हुई है, इस वजह से हो रहा है। तो ये था दर्द। अब ये तो जनरल हिस्ट्री थी एक गायनी की। अब इसकी स्पेसिफिक हिस्ट्री में जब हम जाएंगे तो उसमें फिर आगे यहीं से पूछने लग जाएंगे, अच्छा जी दौराने माहवारी आपको दर्द तो होता है, तो जब आप अपने शोहर के साथ हम बिस्तरी करती हैं या मुलाकात करती हैं उस वक्त भी आपको दर्द होता है। हम पूछ रहे हैं पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग के लिए, ठीक है। फिर हम उससे पूछ लेंगे कि क्या इस माहवारी में जो खून आता है इसके साथ रेशा भी पड़ता है आपको, ये जो वजाइनल डिस्चार्ज की मैं कह रहा था इसी में हम डाल देंगे, क्या रेशा भी पड़ता है। अगर वो कह देती है जी रेशा पड़ता है तो रेशे के आगे 2-3 सवाल हैं कि रेशा क्या बदबूदार तो नहीं होता, पुराना तो नहीं होता, जिससे हमें पता लग जाएगा पीप जैसा होता है और बदबूदार होता है तो इट मीन्स बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो गया उसको, जिसकी ट्रीटमेंट मेट्रोनिट्राजोल है।
अगर वो कहती है वो कहती है नहीं जी बदबूदार नहीं होता, पीप जैसा नहीं होता, तो आप पूछ लें क्या वो दही जैसा तो नहीं होता, ठीक है, क्रूडी वाइट विच इंडिकेट्स फंगल इन्फेक्शन। तो ये हम यहाँ से रेशे के डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि कौन सा है। अब अगर रेशा नहीं पड़ता तो फिर आप उससे पूछ लें कि ही आपको माहवारी में जो खून आता है उसमें खून के लोथड़े तो नहीं आते, गोश्त के टुकड़े तो नहीं आते। फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आपको कहीं और से खून तो नहीं निकलता, यानी ये हम चेक करने लगे हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कि आपको वेदर यहाँ पे खून ज़्यादा आ रहा है माहवारी में और साथ में कहीं और से खून तो नहीं निकलता, नाक से नक्सीर फूटती हो, उल्टियाँ खून वाली आती हों या थूक में खून आता हो, कहीं और से खून निकलता हो, तो इससे हमें पता लग जाएगा इसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। वो कहती है नहीं जी मेरे नीचे से ही बस खून आता है, तो फिर आप ये पूछ सकते हैं कि आप खून पतला करने वाली गोलियां तो नहीं खा रही, जैसे एस्पिरिन, वारफेरिन, हेपरिन हो सकती है। फिर आप उससे पूछ लेंगे, वो कहती जी नहीं खा रही, फिर आप उससे पूछ लेंगे क्या आपको सर्दी तो बहुत ज़्यादा नहीं लगती और आपका वज़न बढ़ा और भूख कम लगती और सोई रहती हो, तो ये दिस इज़ द स्पेसिफिक फॉर हाइपोथायराइडिज्म। फिर इसी तरह आप पूछ लेंगे क्या आपको वहाँ पे जहाँ मर्दों की दाढ़ी होती है वहाँ पे बाल तो नहीं आ रहे और आप मोटी हो रही हो और आपको शुगर हो रही हो, तो दिस इज स्पेसिफिक फॉर पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के लिए। और फिर आप उससे पूछ लेंगे कि आपको पेशाब में झाग तो नहीं आती, जोड़ों में दर्द तो नहीं होती, जिस्म पे छाले तो नहीं पड़ते, आपके सर के बाल तो नहीं कम हो रहे, दिस इज फॉर एसएलई। तो दीज आर द थिंग्स जो आपने पूछनी है फॉर मेनोरेजिया। तो ये थी स्पेसिफिक मेनोरेजिया की हिस्ट्री, और प्लस हमने ऊपर जो की थी एमेनोरिया प्राइमरी और सेकेंडरी की हिस्ट्री, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये आपकी गायनी की हिस्ट्री बन जाती है। इससे पीछे हमने ऑब्स की उससे पीछे पीड्स की जिसका फार्मूला ANP फिट्स था, और ऑब्स की फार्मूला था ANP प्लस GPA, और फिर नीचे गायनी के आपको एमेनोरिया और मेनोरेजिया की करवा दी। इस तरह हमारी पीड्स, ऑब्स एंड गायनी खत्म हो गई। उसके बाद जो हमारी स्पेसिफिक हिस्ट्री आती है वो आती है जी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और कफ ये दोनों डिजीजेस आपस में इंटरमिंगल करती हैं, तकरीबन इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। तो इन दोनों में हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है कि वेदर उसको ये जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या कफ हो रही है वो MI की वजह से हो रही है, या उसको अस्थमा है, या उसको COPD है। तो MI के लिए हम ये सवाल करते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में कि आपको सांस चढ़ता है तो क्या आपको सीढ़ियाँ चढ़ने वगैरह से सांस चढ़ता है, या कोई एक्सर्शनल काम करती हैं तो सांस चढ़ता है, या बैठे बिठाए चढ़ जाता है आपको। जैसे लेफ्ट हार्ट फेलियर में भी होता है, पल्मोनरी एडीमा हो जाए तो ऑर्थोपनिया हो जाता है, बैठे बिठाए चढ़ जाता है, लेटने से हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने उसको आपको कोई काम करने से सांस चढ़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ी कुछ है, ये वैसे बैठे बिठाए सांस चढ़ जाता है। दूसरा MI के लिए जो है कि आपको अपने ऐसा सीने में दर्द होता हो, ऐसे जैसे किसी ने वजन डाल दिया, प्रेशर, आप घुटन महसूस करते हो और आपके पसीने आ जाते हैं और दिल की धड़कनें आपकी जो है आपको सीने में महसूस होती हैं, बहुत ज़्यादा पल्पिटेशन। तो ये आपके 3 सवाल हो जाते हैं MI के लिए, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि नहीं जी मुझे ऐसा कुछ नहीं होता, तो फिर आपने ये देखना कि क्या सांस की वजह से आपकी रात को आंख खुल जाती है। अगर ये दमे के लिए हम पूछ रहे हैं, ठीक है, दमे और MI को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि रात को सांस की वजह से आपकी आंख खुल जाती है, तो वो अगर कहती है जी खुल जाती है, तो यह कहता है जी कि जी खुल जाती है, तो आपने पूछना कितने बजे खुलती है। अगर वो कहता है कि जी फजर टाइम खुलती है 4, 5, 6 बजे, इट मीन्स देन इट इज़ अस्थमा, क्योंकि उस वक्त साल्बुटामोल या वेंटोलिन जो भी इस्तेमाल कर रहा है उसका इफेक्ट ख़त्म हो चुका होता है, उसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है रात को। अगर वो कहते हैं जी रात को 12-1 बजे मेरी आंख खुलती है, दैट मोस्ट प्रोबेबली कि उसे MI हुआ, उसका अटैक हुआ। तो ये आपने पूछना होता है कि आपकी सांस बंद होने की वजह से आंख खुलती है रात को नींद में, तो वो कहेगा जी, तो आपने पूछना होता है कितने बजे खुलती है, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि अस्थमा या MI है। और सबसे आखिर में आपने पूछ लेना होता है कि आपको बलगम तो नहीं आ रही इसके साथ साथ, अगर क्योंकि बलगम दैट विल इंडिकेट्स कि COPD हुआ है या कोई पल्मोनरी इन्फेक्शन या डिजीज हुई है।
इसके बाद अगला है कफ या स्पूटम, ठीक है, खांसी के साथ। उसमें भी यही 3 डिफ्रेंशिएट करना होता है, एमआई, अस्थमा और सीबी। पहला एमआई के सवाल पूछ लेंगे कि आपको सीढ़ियां चढ़ने से, कोई एग्रेशनल फोर्स करने से तो सांस नहीं चढ़ता, फूलता, और क्या आपको सीने के ऊपर दबाव तो महसूस नहीं होता, दिल की धड़कनें सीने में महसूस होती हैं, पसीना आता हो, तो दैट विल इंडिकेट एमआई। अगर कहते हैं रात को कहीं आपकी आंख तो नहीं खुल जाती इस खांसी की वजह से, इस सांस चढ़ने की वजह से, तो अगर खुलती है तो कितने बजे खुलती है रात को। ये 2 चीजें आखिर में आ जाती है कि क्या इस खांसी के साथ बलगम भी आ रही है। अगर वो कहते हैं जी बलगम आ रही है, तो अब बलगम के आगे 2-3 सवाल हैं जो हिस्ट्री में पूछने होते हैं कि बलगम आपको चम्मच भर के आ रही है या गिलास भर के आ रही है। गिलास भर के आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, दैट विल इंडिकेट ब्रोंकाइटिस, या कोई और उसको इफ्यूजन होगी या पानी भर के उसको प्लूरल इफ्यूजन। लेकिन अगर वो कहते हैं जी चम्मच भर के आ रही है जो नॉर्मल आती है, तो फिर आपने उससे पूछ लेना है कि उसका रंग कैसा होता है। अगर ग्रीन रंग होगा तो हमें पता है सीडोमोनास का इन्फेक्शन हो गया है। अगर रस्टी जिंक लगा हुआ रंग होगा तो हमें पता है इसको नीमोकोकस का इन्फेक्शन हो गया है। अगर वो कहता है जी म्यूकोप्रोलेंट या इस तरह प्रोलेंट डिस्चार्ज होता है पसी पीप जैसा, तो आपको पता लग जाएगा ये स्टेफ का इन्फेक्शन हो गया। अगर वो कहता है येलो पीले रंग की आती है तो आपको पता लग जाएगा ये स्टेप का इन्फेक्शन हो गया। अगर वो कहता है लाल रंग या जिस तरह जेली, करंट जेली जैसे जेली नहीं होती, इस तरह का आता है लाल सा, तो आपको पता लग जाएगा ये क्लेब्सिला का इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह एच इन्फ्लुएंजा में भी जो है वो आती है, रस्टी आती है, जैसे नीमोकोकस में रस्टी आती है, तो हम फिर ब्लड कल्चर करवा के फर्क कर लेते हैं कि ये नीमोकोकस है या एच इन्फ्लुएंजा है। तो उसके रंग से हमें बलगम के पता लग जाएगा कि कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। अगर वो कहते हैं नीचे पानी जैसा ही आता है कुछ, फिर आप पूछ सकते हैं कि क्या खून तो नहीं आता इस बलगम में। अगर खून आता है तो आधी बलगम आधा खून होता है या पूरी बलगम के अंदर ही खून होता है। अगर वो कहते हैं जी आधी बलगम आधा खून है, तो आप कह सकते हो कि ये टीबी है। और अगर वो कहता है कि पूरी बलगम पूरा खून है, तो इसका मतलब कैंसर है, राइट। अच्छा, इट माइट बी, आप इसको कंफर्म कर लें। तो ये थी हमारी बेसिकली कफ की और स्पूटम की जो है हमारी हिस्ट्री कि इनमें 3 चीजें आपने अपने जहन में रखनी है कि एमआई की हिस्ट्री ले लेनी है, वो जो मैंने आपको बताया था, दमे को अलग कर लेना है, अस्थमा को जो मैंने आपको बताया था रात को उठने वाला, और फिर सीओपीडी की ले लेनी है बलगम की। और अगर बलगम है तो बलगम के आगे मैंने बता दिया था कि कितनी अमाउंट में आ रहा है, उसका रंग कैसा है, वेदर उसके अंदर ब्लड है या नहीं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़त्म हुई है एसओबी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और कफ की हिस्ट्री स्पेसिफिक। इसी तरह हम आगे जाते हैं, 2 चीजें फिर आपस में इंटरमिंगल करती हैं, वो है जी डिस्फेगिया और वॉमिटिंग। इनकी हमने इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक हिस्ट्री लेनी होती है। अब डिस्फेगिया की हम किस तरह लेंगे। डिस्फेगिया में आपने ये याद रख लेना कि वो खा नहीं सक रहा, तो सबसे पहले आप ये देख लें कहीं उसके मुंह में छाले तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन ही हुई हो शुरू से, तो मुंह पे उससे पूछ लें छाले तो नहीं है, या उसने कोई तेजाब वाली चीज तो नहीं पी, कुछ लोग खुदकशी के लिए पी लेते हैं, या उसने शराब तो नहीं पी। फिर आपने देख लेना होता है कि क्या उसके ये जो डिस्फेगिया है, जो खाना वगैरह खाता है, वो नाक से बाहर तो नहीं आ जाता, और पुराना और बदबूदार खाना तो नहीं होता, 3 दिन पुराना और बदबूदार खाना हो, तो दैट विल इंडिकेट जिंकर डायबिटिकुलम। ठीक है, अगर वो कहते हैं नहीं जी मुंह से बाहर आता है तो ताज़ा ही खाना होता है, पुराना नहीं होता, बदबूदार, जो खाया उसी वक्त ही निकल जाता है, तो फिर आप पेप्टिक और डिडिनल अल्सर के लिए पूछ लेते हैं कि आपको जो खाना खाते साथ ही पेट में दर्द तो नहीं शुरू हो जाती, या दिस इज पेप्टिक अल्सर। और अगर आपको भूखे पेट दर्द होने लग जाती है, दैट इज डिडिनल अल्सर। फिर इसी तरह आपने अगला सवाल पूछ लेना होता है कि क्या आपका खाना हलक से नीचे जाता है या कहाँ पर फंसता है, हलक में फंसता है या हलक से नीचे चले जाता है। हलक में यानी फ्रेंजाइटिस वगैरह में फंसता है, आपने देख लेना उसके गुदूद तो नहीं बढ़ते। हाइपो हाइपर की ले लेनी। हाइपो के लिए हमेशा ये पूछना कि सर्दी तो नहीं लगती, वजन बढ़ रहा है, भूख कम होती है और आप सोए रहते हैं। और हाइपर थायराइडिज्म के लिए आपने पूछ लेना तो आपको गर्मी तो नहीं लग रही बहुत ज्यादा, और आपकी दिल की धड़कनें तो नहीं तेज हो रही, और ब्लड प्रेशर तो नहीं है, ये चीज।
और अगर वो हलक से नीचे चला जाता है तो फिर आपने हिस्ट्री ले लेनी होती है इसोफेगल कार्सिनोमा की, कि क्या इसके साथ साथ जो खाना नहीं खा सकते। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि आपने ये भी पूछ लेना होता है कि क्या आपको पानी पीने से तो मसला नहीं है। आपने एक्लेजिया और इसोफेगल कार्सिनोमा में भी डिफ्रेंशिएट करना होता है कि आपको क्या पानी पीने से तो मसला नहीं होता। अगर खाली पानी पीने से मसला होता है दैट विल इंडिकेट एक्लेजिया। और अगर वो कहते नहीं जी पहले पानी में था अब तो खाने में भी मसला होने लग गया, तो आपने साथ ही पूछ लेना है कार्सिनोमा, इसोफेगल कार्सिनोमा के लिए जो मैलिग्नेंसी के 3 सवाल होते हैं कि आपका वजन तो नहीं कम हो रहा, आपने इन दिनों वजन चेक करवाया, आपकी भूख कैसी है, और आप जिस्म में कहीं गिल्टियां तो नहीं महसूस करते। तो दिस विल डिस्फेगिया क्या हमने शुरू इस तरह करना है कि मुंह में छाले तो नहीं है, तेजाब वाली कोई चीज तो नहीं पी, नाक से बाहर तो नहीं आ जाता, और पुराना और वासी खाना और बदबूदार तो नहीं आता। अगर ताज़ा आता है तो फिर क्या खाते साथ ही आपको पेट में दर्द होती है, भूखे पेट तो दर्द नहीं होती, या फिर आपके कहाँ पे हलक पे जाके रुकता है, क्या आपको पानी पीने से तो मसला नहीं होता, या आपको पानी और खाने दोनों का मसला होता है, तो वजन तो नहीं कम हो रहा जिसमें कहीं गिल्टियां तो महसूस नहीं कर। तो दिस विल इसी एक फ्लो के साथ आप जाएंगे और डिस्फेगिया की हो जाएगी। इसी तरह वॉमिटिंग की है, वॉमिटिंग में भी आपने ये देख लेना होता है कि अगर कहीं नाक के थ्रू आ रहा है और पुराना 3 दिन पुराना आ रहा है, बदबूदार आ रहा है, आप ये तो कर लेना कि जिंक डायबिटिकुलम नहीं है उसको। उसके बाद फिर आपने देख लेना होता है वॉमिटिंग में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, कि वॉमिटिंग में हमने ये चीज़ देखनी होती है कि वॉमिटिंग जो आपको आ रही है उसके अंदर पुराना खाना तो नहीं है। अगर ताज़ा खाना है तो फिर क्या खाते साथ ही आपको दर्द तो नहीं होने लग जाती पेप्टिक अल्सर के लिए। और अगर भूखे पेट दर्द होती है खाना हजम होने के बाद जो 3-4 घंटे बाद जाकर होती है तो दैट विल इंडिकेट ड्यूडेनल अल्सर। फिर हमने उसका पूछ लेना होता है कि उसकी वॉमिटिंग का रंग कैसा है। ठीक है, रंग देख लेना होता है, जो हम देखते हैं बिलियस नॉन बिलियस में ग्रीन आ रही है नहीं ग्रीन आ रही है, स्पेशली बच्चों में ये चीज़ देखी जाती है, बड़ों में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने उसका रंग देख लेना होता है। फिर सबसे अहम बात जो वॉमिटिंग में अगर आप सब कुछ भूल जाए नहीं भी याद रहे तो आपने ये लाजमी पूछना होता है कि मुंह भर कर आती है आपको या सीधी नीचे गिर जाती है। मुंह भर के मतलब फवारा बनाती है, बिल्कुल जैसे वो माउंटेन फाउंटेन्स निकलते हैं फवारा बनाती, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, वो दूर जाकर गिरती है। और एक होती है नीचे ही गिर जाती है यहाँ पर, तो दूर जाके गिरना यानी फूड पॉइजनिंग में भी हो सकता है। आपका ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर जिन डिजीजेज में रेज हो जाता है उनमें अक्सर ये होती है कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो जाती है। ठीक है, और जो दूसरी होती है वो नीचे गिर जाती है। तो इसमें हमने ये चीज देखनी है कि मुंह भर कर आती है या नीचे गिरती है। अगर मुंह भर कर आती है तो उसके साथ एसोसिएटेड आपने कर लेना कि क्या आप गर्दन में अकड़ाव तो नहीं महसूस करते, मेनिंजाइटिस को कर लेना, इंसेफ्लाइटिस को, क्या आप गर्दन में अकड़ाव तो नहीं महसूस करते, आंखों के आगे आपको धुंधलापन और दर्द होता हो सर की इस जगह पर, तो या मुंह भर कर आती है तो इसके साथ आपको जिगर का कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी में भी जो है उल्टियां आने लग जाती हैं। तो उसमें आपने देख लेना कोई यरकान हुआ था, आपको हेपेटाइटिस A-B-C हुआ था, कोई इन दिनों कोई मसला तो नहीं चल रहा, जिगर में गर्मी तो महसूस नहीं करते, या इधर हाथ रख के उसे बता दें कि इस साइड पे आपको दर्द तो नहीं होती राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। तो रीनल इंसेफ्लोपैथी भी हो सकती है कि किडनी खराब होने की वजह से भी कई बार उल्टियां आती हैं लोगों को। उसमें भी आपने पूछ लेना है कि वेदर आपका जो है पेशाब ठीक आता है, पेशाब में झाग तो नहीं आती, ठीक है, तो या रेशा तो नहीं आता, पेशाब में खून तो नहीं आता, तो इसमें भी वोमिटिंग हो जाती है। बाकी कई बार लोग हाइट्स पे जाते हैं जब उनका वो तब भी प्रेशर कान का जो है वो कम होता है जिसमें उनका वाल्सवा मनोवर करवाते, उसमें भी कई बार वॉमिटिंग लोगों को हो जाती है। तो ये है बेसिकली वॉमिटिंग और डिस्फेगिया की स्पेसिफिक हिस्ट्रीज जो हमने सवाल पूछने होते हैं। इसी तरह स्पेसिफिक में एक और चीज आ जाती है जॉन्डिस। जॉन्डिस के बारे में जैसे ही जॉन्डिस का नाम आए तो आपके ज़हन में 3 चीजें आ जानी चाहिए, प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। प्री हिपैटिक के मसले जॉन्डिस के ज्यादातर जो होते हैं एनीमियाज की वजह से होते हैं,
ठीक है। अनीमिया होता है, रिफेम्पासिन भी प्री हिपैटिक में काम करती है, कॉलमफेनिकोल एक ड्रग है वो भी प्री हिपैटिक करवाती है कॉजेज, लेकिन मेन कॉजेज जो होती हैं ज्यादातर वो अनीमिया की वजह से होती है। ठीक है, खून की कमी की वजह से आपको प्री हिपैटिक कॉजेज है। तो अनीमिया की आप किस तरह हिस्ट्री लेंगे कि क्या जो ये आप यरकान हुआ है और आंखों के अंदर और जिन के ऊपर पीलापन महसूस करते हैं, इसके साथ साथ क्या आपका सांस तो नहीं फूलता, आप थकावट तो नहीं महसूस करती, अपने जिस्म में थकन तो नहीं महसूस करती, यानी लिथार्जी होता है, वीक होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। दी अनीमिया की ये आपने हिस्ट्री लेनी होती है कि आप थकावट तो नहीं, थकन तो नहीं महसूस करती, कहीं आपका सांस तो नहीं फूलता, थके थके रहते हैं पूरा दिन और काम करने को दिल नहीं करता। ठीक है, और ये आपके प्री हिपैटिक की कई कॉजेज होती हैं। मिसाल के तौर पर उसको वायरल हेपेटाइटिस हो गया है, A, B, C, D कुछ भी, फिर या उसको बैक्टीरियल हेपेटाइटिस हो गया जैसे लेप्टोस्पायरा है, वो आपका बैक्टीरिया है, उसमें बुखार भी होगा, हेपेटाइटिस भी होगा। इसी तरह फिर अगर उसको एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का यानी पैरासाइट किसी का हो गया है जिसमें आपके साथ में ब्लडी डायरिया या डायसेंट्री हो सकता है। फिर इसी तरह उसको ये हो सकता है जनाबे अल्लाह के उसको अल्कोहलिक लीवर हो सकता है उसका बहुत ज्यादा, फिर या उसको हो सकता है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो गया हो, या हो सकता है उसको लिवर का कार्सिनोमा हो गया हो, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया। तो इसके लिए हेपेटिक की हमने हिस्ट्री लेनी है। वायरल के लिए आपने पूछ लेना है कि क्या आपको साथ साथ बुखार तो नहीं रहता, या माजी में कभी यरकान तो नहीं हुआ था, हेपेटाइटिस तो नहीं हुआ था, A, B, C, D, E तो नहीं हुआ था, या इस यरकान के साथ साथ आपको बुखार तो नहीं रहता। बैक्टीरियल के लिए पूछ लेना जो लेप्टोस्पायरा करवाता है, या इसके साथ आपको खून तो नहीं आता, खून वाले पैखाने तो नहीं आते, आपको पैखानों में खून तो नहीं आता, यानी एंटमीबा हिस्टोलाइटिक के लिए पूछ लेना है। फिर आपने पूछ लेना है अच्छा जी हेपेटाइटिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी खराब हो सकता है, जिसमें हीमाक्रोमेटोसिस आता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी आती है, विल्सन डिजीज आती है। अब हीमाक्रोमेटोसिस में क्या होता है कि CLD भी होता है और प्लस स्किन के ऊपर डार्कनिंग ऑफ स्किन भी होती है, ब्रॉन्ज डायबिटीज भी होती है उसके अंदर। हीमाक्रोमेटोसिस के अंदर आपका पिट्यूटरी एट्रोफी भी होती है, टेस्टिकुलर एट्रोफी भी होती है। लेकिन हिस्ट्री के लिए हमने सिर्फ ये दो सवाल पूछने होते हैं कि आपके जिस्म पे छाले तो नहीं पड़े, या आपकी रंग तो गाढ़ा नहीं हो रहा इस यरकान के साथ साथ, दैट विल डिफरेंशिएट हीमाक्रोमेटोसिस। और फिर कूपर आपको पता है लीवर में डिपॉजिट होता है और ब्रेन के बेसल गैंग्लिया में डिपॉजिट होता है। अगर वहां पे डिपॉजिट होगा तो हमें फिट्स करवाएगा, इसलिए आपने पूछ लेना इस यरकान के साथ साथ आपको झटके तो नहीं लगते। ठीक है, अगर लगते हैं तो माइट भी ये विल्सन डिजीज है। फिर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, आपको पता है कि ये एंजाइम अगर डेफिशिएंट हो जाए तो इलेस्ट्रेज एंजाइम जो है इलास्टिक फाइबर्स को जो तोड़ता है, इलेस्ट्रेज एंजाइम, वो फिर ज्यादा हो जाता है। इसको रोकने के लिए हमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन चाहिए होता है। तो जब ये नहीं होगा, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तभी इस डिजीज का नाम ही यही है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी एंजाइम। ये कम हो जाता है, इलेस्ट्रेज ज्यादा हो जाता है और इलास्टिक फाइबर तोड़ देता है। और इलास्टिक फाइबर जैसे हम जानते हैं सबसे ज्यादा हमारे लिवर्स में होता है और लंग्स में होता है। तो इस शख्स को दो बीमारियां होंगी, लिवर की CLD भी होगा प्लस उसको COPD होगा, या उसको बलगम आएगी, या लंग के उसके इन्फेक्शन होंगे, चेस्ट के इन्फेक्शन। तो इससे पूछ लेना कि आपको यानी यरकान के साथ साथ कहीं बलगम तो नहीं आती, बुखार तो नहीं रहता, आपको सांस लेने में मसला तो नहीं होता, लंग की आपने उसमें ले लेनी होती। तो ये 3 मेटाबॉलिक हैं लीवर के हेपेटाइटिस के लिए, हेमाक्रोमेटोसिस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी एंड विल्सन डिजीज, जिसमें कूपर डिपॉजिट होता है। फिर ये वाली हिस्ट्री लेने के बाद आप हेपेटाइटिस में ये पूछ सकते हैं कि आपको यहाँ पर इस हिस्से पे ये हाथ रख के उसके राइट हेपिकॉन्ड्रियम में यहाँ पे दर्द तो नहीं होता, और यहाँ से दर्द उठकर आपके राइट शोल्डर की तरफ तो नहीं जाता, या क्लोकी पेन तो नहीं होती आपको। ठीक है, इसी तरह आपने ये चीज पूछ लेनी होती है हेपेटाइटिस में कि आप शराब तो नहीं पीते बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से अल्कोहलिक लीवर के लिए। फिर आपने हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की हिस्ट्री लेनी होती है कि क्या आपका भूख कैसी है, वजन तो नहीं कम हो रहा है, इन दिनों वजन चेक करवाया है, और कहीं जिस्म में गिल्टियां तो महसूस नहीं करते आप। तो ये थी हमारी जॉन्डिस की। और फिर अच्छा, मैं आखिर में आपको एक चीज और बताऊंगा।
अच्छा जी, पोस्ट हिपैटिक में हमने ज्यादातर ये देखना होता है कि उसको प्राइमरी बाइलियरी सिरोसिस तो नहीं हो गया। तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि यरकान के साथ साथ आपको जोड़ों में दर्द तो नहीं होता हड्डियों के, ठीक है। अगर वो होता है तो इसका मतलब इट इंडिकेट्स प्राइमरी बाइलियरी सिरोसिस। अब ये तो थी उनके सवालात। प्री हिपैटिक के लिए मैंने बताया एनीमिया की लेनी है हिस्ट्री, सांस फूलता, कमजोरी। हिपैटिक के लिए बैक्टीरियल बुखार वगैरह, शराब, और दूसरी वजन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की लेनी है, और पोस्ट हिपैटिक के लिए जोड़ों में दर्द के लिए। अब इन तीनों में हमने जो चीज इस्तेमाल करनी है वो इनका पैखाना का रंग देखने हैं। प्री हिपैटिक में ऑरेंज कलर का स्टूल आता है और डार्क यूरिन आता है। तो हमने उससे पूछना है कि क्या आपको जो पैखाना आता है वो माल्टे रंग का तो नहीं होता, और आपका पेशाब किस तरह सफेद और हल्का सफेद रंग का तो नहीं आता। ये प्री हिपैटिक के लिए। और हिपैटिक के लिए डार्क स्टूल, डार्क यूरिन होगा। तो आपने ये पूछ लेना है कि आपका पैखाना बहुत ज्यादा गाढ़ा तो नहीं होता, काला होता हो, और उसमें खून तो नहीं होता, और आपका पेशाब ऐसे तो नहीं होता बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जैसे सरसों का तेल है इस तरह, ठीक है। और पोस्ट हिपैटिक की सबसे बड़ी निशानी यही है कि उसके जो स्टूल का रंग होता है कांसी के रंग का पैखाना तो नहीं आता। हम उससे पूछेंगे कांसी का रंग जैसे कि सीमेंट का रंग होता है, इस तरह का रंग होता है जिसे हम कहते हैं कांसी का रंग। कांसी के रंग के पैखाने तो नहीं आते। और साथ में दूसरी बड़ी निशानी पोस्ट हिपैटिक की, उसको खारिश रहती है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इसमें बढ़ता है, वो जाके स्किन में डिपॉजिट हो जाता है पोस्ट हिपैटिक में, तो उसकी वजह से आपको खारिश हो सकती है। तो ये हमारे, तो आपको ये पोस्ट हिपैटिक में पूछना होता है कि आपको कांसी के रंग का खाना तो नहीं आता और जिस्म पे कहीं खारिश तो नहीं है। तो ये हमारी प्री हिपैटिक, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक की हिस्ट्री थी जॉन्डिस की पूरी, जिसमें हमारा जॉन्डिस खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारी जो स्पेसिफिक हिस्ट्री आती है वो आती है डायबिटीज मेलाइटिस की। डायबिटीज मेलाइटिस के लिए आपने सबसे पहले हिस्ट्री लेने से पहले आपने उसके रिकॉर्ड चेक करने होते हैं, क्योंकि इसमें एहतियात सबसे ज्यादा जरूरी है इलाज से भी। तो एहतियात के लिए आपने ये पूछ लेना होता है कि क्या आप अपना जो शुगर है उसको बाकायदगी से चेक करती हैं, खाने के हर 2 घंटे बाद चेक करती हैं, रिकॉर्ड रखती है या रखते हैं, मर्द है तो रखते हैं, औरत है तो रखती है ऑफ कोर्स, और बाकायदगी से चेक करती हैं, उसका रिकॉर्ड रखती हैं अपने पास, ठीक है। उसके बाद आपने पूछना होता है कि जी आप इसका इलाज करवा रही हैं शुगर का, और अगर करवा रही हैं या करवा रहे हैं तो कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं या इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सी कंपनी के कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सी कंपनी की कर रहे हैं और कितनी डोज में कर रहे हैं, और क्या आपको अफाका है उन दवाइयों से या इंजेक्शन से। तो ये उसका रिकॉर्ड आपने पहले पूछना होता है कि आप रेगुलर उसको चेकअप कर रही हैं अपने उसको शुगर को, और रेगुलर उसका जो है आप इलाज कर रही हैं गोलियों से या इंजेक्शन से कर रही हैं, तो कौन सी कंपनी से कर रही हैं और क्या आपको अफाका है उनसे, आराम है। उसके बाद आप फिर शुगर के अंदर चले जाते हैं, जिसमें हाइपोग्लाइसीमिक भी ले सकते हैं, जिसके लिए हम पूछते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि आप बैठे थे, अचानक खड़े हुए और आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, आप बेहोश हो गए, ठीक है। या हाइपरग्लाइसीमिक के लिए पूछ लेते हैं कि अचानक आपकी सांसें तेज हो गई, सांसें फूलने लगी और आप बेहोश हो गए। फिर इसी तरह किडनी जाती है शुगर में, तो आपने ये पूछ लेना कि आपको पेशाब में कहीं झाग तो नहीं आती, यानी मीन्स प्रोटीन यूरिया तो नहीं है। फिर आपको कहीं पैर तो नहीं सूजे होते, किडनी खराब हो रही है, यानी पीडल एडीमा वगैरह हमने पूछ लेना होता, आपको एडीमा तो नहीं हो रहा, पैरों में या हाथों में सूजन तो नहीं रहती। फिर उसके बाद आपको पता है इसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, तो कहीं आपको सुइयां तो नहीं चुभ रही, कहीं आपको सुन तो नहीं हो जाता कुछ भी। फिर आपको पता है डायबिटीज में आंख सबसे ज्यादा जाती है, कैटरैक्ट होता है, मोतिया होता है, तो ये पूछ लेना आपको दिखाई सही देता है, बेनाइन तो नहीं है। तो फिर अगर मर्द है तो उसमें आपको पता है इनफर्टिलिटी हो जाती है मर्द को, क्योंकि स्पर्म जो है वो रेट्रोग्रेड जाने लग जाता है, ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इसमें आप उससे इस तरह पूछ सकते हैं मर्द से कि क्या आप मर्दाना ताकत में कमजोरी तो नहीं महसूस कर रहे, मर्दाना कुव्वत आपकी कम तो नहीं हो रही, ठीक है। फिर इसमें आप पूछ सकते हैं
क्या है, हीमाक्रोमेटोसिस में भी आपको मैंने बताया था जैसे पीछे कि ब्रोंस डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। तो उसमें आप पूछ सकते हैं कि कहीं जिस्म पे छाले तो नहीं पड़ रही, आपका जिस्म का रंग गाढ़ा तो नहीं हो रहा, तो उससे हीमाक्रोमेटोसिस डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। फिर आप पूछ सकते हैं शुगर के साथ साथ कहीं आपके हाथ और पैरों का साइज तो नहीं बढ़ रहा, हाथ और पैरों का साइज। एक्रोमेगैली जो होती है उसमें भी क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलता है, उसकी वजह से भी आपको शुगर हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और साथ में पूछ लेना आपको कब्ज तो नहीं रहती, जोड़ों में दर्द तो नहीं रहता, और किसी किस्म की मैग्नेंसी के लिए आपने पूछ लेना है कि वजन तो, भूख कैसी है आपकी, वजन तो नहीं कम हो रहा है इन दिनों, और आप जिस्म में कहीं गिल्टियां तो महसूस नहीं करते। और साथ में आपने इसमें हाइपोथायराइडिज्म की भी ले लेनी होती है कि आपको सर्दी तो बहुत ज्यादा नहीं लगती, वजन आपका बढ़ रहा हो और भूख कम लगती हो और सोए रहते हो। तो दीज ऑल आर द जो है ना हमारी शुगर की हिस्ट्री स्पेसिफिक में ये सवालात हो जाएंगे। पहले उसका मेडिकल रिकॉर्ड लेंगे, मेडिकल रिकॉर्ड लेने के बाद उसकी ट्रीटमेंट रिकॉर्ड लेने के बाद हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह, या किडनी का पूछ लेंगे, आंखों का पूछ लेंगे, मेल है तो उसके स्पर्म का पूछ लेंगे, और इसी तरह हीमाक्रोमेटोसिस और एक्रोमेगैली वगैरह हम कर लेंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो है वो है जी किडनी। किडनी के लिए हमने जो स्पेसिफिक हिस्ट्री लेनी होती है, तो इसमें हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि उसको जो पेशाब आ रहा है वो करते हुए उसको जलन तो महसूस नहीं होती कहीं, या उसमें कहीं झाग तो नहीं आ रही, मींस प्रोटीन तो नहीं आ रहा, या कहीं उसको खून तो नहीं आ रहा। आपको पता है रेड ब्लड सेल कास्ट किस में आती है, रेड ब्लड सेल कास्ट आती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, ठीक है। तो कहीं उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो नहीं हो गया, खून तो नहीं आ रहा, ये हमने पूछ लेना है। झाग तो नहीं आ रही प्रोटीन के लिए, फिर कोई उसमें आपको जलन तो महसूस नहीं होती, फिर आपने पूछ लेना कहीं उसमें अच्छा ये करते हुए आपको दर्द महसूस तो नहीं होता पेशाब करते हुए, ठीक है, बहुत ज्यादा यानी दर्द तो महसूस नहीं होता। फिर इसके साथ साथ आपने ये भी देख लेना होता है कि अगर वो पेशाब में झाग आ रही है, जोड़ों में दर्द हो रही है और जिस्म पे छाले पड़ रहे हैं, तो दैट विल इंडिकेट हिनोन शुनोन पुरपुरा, जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, और जिसमें आपको पता है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं एंटीबॉडी के, और वो जाके डिपॉजिट होते हैं। तो जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं एंटीबॉडी एंटीजन के, दे लव टू डिपॉजिट इन द किडनी, दे लव टू डिपॉजिट इन द स्किन, दे लव to deposit in the synovial membranes of the joints। तो वो फिर आर्थराइटिस करवाएंगे, ठीक है, स्किन में आपको वो टैगिंग करवाएंगे, प्लस आपको प्रोटीन यूरिया करवाएंगे। तो इसलिए हमने 3 सवाल पूछने होते हैं कि कहीं पेशाब में झाग आ रही हो, जोड़ों में दर्द हो रही हो, जिस्म में छाले हो, ये 3 चीजें विल इंडिकेट हिनोन शुनोन पुरपुरा। तो इसी तरह जब आपने पूछ लिया हिनोन शुनोन पुरपुरा का, प्लस जलन, झाग, खून, ये पूछ लिया, और साथ में ये भी पूछ लिया कि कहीं रेशा तो नहीं हुआ आपको, दैट विल इंडिकेट कि उसको कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, उसमें पीप आ रही होगी। पेशाब के साथ आपको रेशा तो नहीं आता, पेशाब के साथ आपको खून तो नहीं आता, पेशाब के साथ आपको झाग तो नहीं आती, जलन तो नहीं आती, रेशा तो नहीं आता। ये सारी चीजें एक एक डिजीज को इंडिकेट करेंगे। उसके बाद आपने उसकी जो हम कहते हैं अपनी जुबान में अर्जेंसी, इनकॉन्टेंसी, इनकॉन्सिस्टेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ये चीजें पूछनी होती हैं। इसके लिए हम जैसे स्पेसिफिक उर्दू में पूछते हैं कि आपको पेशाब की धार जो आती है, एक ही धार आती है या 2 धार आती है, क्या अच्छा जी एक ही धार आती है, तो क्या वो टूट कर आती है या पूरी धार आती है? क्या ऐसा तो नहीं होता कि आपका जी धार निकली है, पेशाब रुक गया है और फिर से धार शुरू हो गई है, यानी बीच में रुक गया, फिर धार आई है, फिर रुक गया। क्या ऐसा तो नहीं होता कि आप जी पेशाब करने लगे हैं, पेशाब खत्म कर लिया और खत्म करने के बाद आप आरामदेह महसूस करते हैं, या आपको अभी भी हाजत बाकी रहती है कि नहीं अभी भी मेरा भरा भरा और अभी तक पेशाब पूरा नहीं हुआ? फिर आप ये पूछ सकते हैं कि जैसे ही पेशाब आता है आप कंट्रोल कर लेते हैं, या आपको उसी वक्त भाग के जाना पड़ता है किसी वॉशरूम में और छोटा पेशाब करने के लिए, या फिर आपको पेशाब जो आता है कि भी ऐसा हुआ शलवार में निकल गया हो, आपसे बिल्कुल ही कंट्रोल ना होता हो,
फिर आपने ये पूछ लेना कि पेशाब ख़त्म करने के बाद कहीं कतरे तो नहीं गिरते शलवार के अंदर। तो ये वो सवाल हैं जो हम स्पेसिफिकली इसके लिए कर सकते हैं, किडनी के लिए या पेशाब के लिए, यूरिनरी हिस्ट्री के लिए। तो ये हमने इस तरह पहले आपको जिस तरह जनरल हिस्ट्री करवाई सारी की सारी, फिर जब आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ओडी पारा करवाते हैं, तो इस तरह फिर स्पेसिफिक हिस्ट्रीज की तरफ आ जाना होता है। वो किडनी की हो, पेशाब की हो जो करवा दी है, पीड्स की आपको करवा दी है, ओब्स गायनी की आपको करवा दी है, डायबिटीज मेलाइटिस हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, डिस्फेगिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, एपिलेप्सी हो गया, डिप्रेशन हो गया, फीवर हो गया, और आखिर में पेन। पेन के लिए 3 चीजें याद भी रखें, उसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। कुछ भी से मुराद ये है कि बुखार के लिए भी पूछ सकते हैं, दूसरी चीजें भी पूछ सकते हैं, लेकिन पेन में मेन चीज आपने ये याद रखनी है कि पेन की लोकेशन कैसी है और उसकी नेचर कैसी है पेन की, और उसकी रेडिएशन कैसी है। मेरा मतलब इस पेन की लोकेशन से कि किस एरिया में हो रही है। मिसाल के तौर पर आपको पता है सर्जरीज में साफ ही आपको पता, अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में तो आपको पता लग जाता है लीवर गॉल ब्लैडर का मसला है, लेफ्ट है तो स्प्लीन का मसला होगा, इसी तरह मलाइकस से राइट इलियक फोसा जा रहा है तो आपको पता है अपेंडिक्स है। तो ये लोकेशन बहुत जरूरी चीज है पेन में। उसके बाद दूसरी सबसे अहम चीज है कि उसकी नेचर कैसी है। मसलन पेट में आपको पता है क्लोकी नेचर की भी आती है, इसी तरह चेस्ट में एक आती है शार्प पेन आती है जो हमारी हो जाती है डायसेक्टिंग एनेरिज्म में हो जाती है, उसमें ऐसे जैसे कुछ छुरियां मार रहा है। एक होती है डल पेन जो एमआई में होती है कि मेरे सीने के ऊपर ऐसे किसी ने जगड़ लिया और मेरा सांस बंद हो रहा है, घुटन महसूस हो रही है, वो किसके लिए होती है, वो डल पेन चेस्ट में, वो एमआई। और अगर शार्पिंग पेन है, कोई खंजर मार रहा है इस तरह जैसे कोई सुइयां चुभ रही हैं, और वो क्या है हमारा डायसेक्टिंग एनेरिज्म है। फिर इस तरह आपने ये मेरी है नेचर ऑफ द पेन क्या है, और पहले लोकेशन ऑफ द पेन, फिर नेचर ऑफ द पेन, फिर आखिर में आपने पूछ लेना होता है रेडिएटेड कि क्या ये दर्द कहीं और भी जा रहा है। जैसे आपको पता है कि डायसेक्टिंग एनेरिज्म का दर्द जो होता है वो आपके इंट्रास्कैपुलर रीजन में जाता है, ये 2 कंधों के दरमियान में इंट्रास्कैपुलर रीजन जो होता है इसके बीच में इसका पेन जाता है। राइट अगर लिवर के मसले हैं तो वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से पेन जाता है राइट शोल्डर की तरफ। इसी तरह आप सबको पता है, हमें भी पता है कि अपेंडिक्स का पेन जो है अम्बलाइकस से शुरू होता है और जाता है राइट इलियक फोसा की तरफ लेटर ऑन, ठीक है। इसी तरह स्प्लीन का पेन है, ये पेनक्रेटाइटिस का पेन है, वो होता तो एपिगैस्ट्रियम में है लेकिन रेडिएट करता है बैकवर्ड पीछे कमर की तरफ, ठीक है। तो ये आपने रेडिएशन उसकी पूछ लेनी होती है कि किस तरफ जा रही थी। पेन में आपने याद रखना है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी नेचर किस तरह की है, क्लोकी है, पेशार्पिंग है, डल, और उसकी रेडिएटिंग टूवर्ड्स किस तरह है। तो ये हमने स्पेसिफिक कर लेनी है। तो जर्नल में जैसे हमने इंट्रोडक्शन और डिपारा किया, स्पेसिफिक्स हमने कर ली, पीड्स वगैरह, फीवर, डायबिटीज, डिस्फेगिया, फीवर, एपिलेप्सी, ये सारे हमने कर ली। उसके बाद फिर जर्नल में आ जाना है, जैसे हमने आपको जर्नल में बता चुके हैं, उसकी पास्ट हिस्ट्री ले लेनी है, उसकी पर्सनल हिस्ट्री ले लेनी है, अगर फीमेल है तो उसकी आपने ऑब्स गायनी की हिस्ट्री ले लेनी है, अदरवाइज ट्रैवल हिस्ट्री ले लेनी है, उसकी ड्रग हिस्ट्री ले लेनी है, उसकी लोकेशन हिस्ट्री ले लेनी है, उसकी फैमिली हिस्ट्री ले लेनी है। और ये सब कुछ करने के बाद आपने उसको मौका देना है कि आप मजीद आप मुझे कुछ ऐसी बात है जो बताना चाहते हैं जो मैं पूछना भूल गया हूँ या इस डिजीज के रिलेटेड है, अगर या आपके जहन में कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई तशवीश हो, ये मौका उसको लाजमी देना है। जब वो कह देगा कि नहीं जी मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, तो उसके बाद आपने उसका शुक्रिया अदा करना है कि आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। और इस तरह हमारी जनरल और स्पेसिफिक हिस्ट्रीज ख़त्म होती हैं, और इसके साथ अल्लाह भला करे डॉक्टर अहमद और अब्बास का।